हम करेंगे प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रकार्यवाद। प्रैग्मेटिज्म प्रकार्यवाद। तो प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म का मतलब क्या है कि भाई जो यूटिलिटी बेस है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो प्रैग्मेटिज्म अमेरिकन फिलोसफी से ही बना हुआ है। धन्यवाद स्वाति, वर्षा, तान्या, पूजा, गुड्डन। प्रकार्यवाद अगर हम कहें तो इसका मतलब है यूटिलिटी बेस, यानी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये एक अमेरिकन फिलोसफी है। जॉन डुई ने इस पे बड़ा काम किया कि भाई ऐसी चीजें पढ़ाओ जिनका प्रैक्टिकल यूज हो, करके सीखे बच्चा, ठीक है। सोशल यूटिलिटी बेस्ड बंदा जो है वो सामाजिक प्राणी है, तो ऐसी पढ़ाई कराओ कि समाज में कुछ योगदान कर पाए और समाज की जरूरतों के हिसाब से वो फंक्शन कर पाए। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। हाँ, प्रैग्मेटिज्म एक्सेप्ट ओनली दोस थिंग्स और सिचुएशन जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं या हम देख रहे हैं, वही चीजों को ये मानते हैं। ये जो है सबसे पहले काम इस पे किसने किया था? चार्ल्स सेंडर पियर्सन ने, ठीक है। तो पियर्सन ने 1839 से 1914 पे इस पे काम किया, जो मानते थे कि जो थॉट है दैट द थॉट मस्ट कंस्ट्रक्ट एक्शन एज अ रिजल्ट। भाई हम जो कुछ सोच रहे हैं ना, उसके बाद हम कोई एक्शन करें, ठीक है। मैं सोच रही हूं कि बस मैं आज बिल्कुल हीरोइन जैसी दिखूं, तो उसके बाद मतलब मैं कोई एक्शन करूं, मतलब ऐसे मैं सजू तजू भी ना, ऐसा थोड़ी मतलब बिल्कुल ही ऐसे ही खड़ी हो गए, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म यही कहता है कि थॉट मस्ट कंस्ट्रक्ट एक्शंस एज अ रिजल्ट, यानी विचारों के बाद भाई कोई काम भी कर लो, ठीक है। यूं नहीं कि बस सोच के खैली पुलाव बना रहे हो, ये बात, ठीक। हाँ, थैंक यू साक्षी। तो ये चीजें हमने यहाँ पे सीखी। आगे हम देखते हैं भाई इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग। कई बार ये शब्द आ जाता है। इटिमोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि व्युत्पत्ति, यानी भाई ये शब्द जो है कौन से मूल भाषा के शब्दों से बना है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है उसको दो तरीके से हम तोड़कर देखते हैं। एक देखते हैं हमारा ग्रीक वर्ड प्रैग्मेटिकोस, जिसका मतलब है प्रैक्टिकल होना चाहिए भाई, यूटिलिटी बेस्ड, यानी जिससे समस्या समाधान हो, ठीक। एक और शब्द है वो आया है प्रेग्मा, जिसका मतलब है एक्टिविटी, यानी हम कोई गतिविधि करें, या भाई हो लिया काम हो गया, वर्क डन, इस तरीके से। बेटा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि एंड में हम आगे प्रैग्मेटिज्म, जैसे मैंने कहा प्रकारवाद, प्रयोजनवाद, तो मैं दोनों ही शब्दों का बार-बार प्रयोग करूंगी स्लाइड्स में, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उनको बताओ कि दोनों सेम ही बात को रेफर कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म। तो प्रयोजनवाद एक पाश्चात्य दर्शन है, मैंने कहा अमेरिकन फिलोसफी, वहां की विचारधारा से निकला। अमेरिकन यानी एक ऐसी विचारधारा जो कि मतलब प्रैक्टिकल, भगवान वगैरह में इतना मूल्य वगैरह को लेना देना नहीं, ऐसा पढ़ें जिससे कि हमारी आज की जरूरतें पूरी हो जाए, हम बेस्ट जिए, यूटिलिटी आधारित हो, समस्या समाधान हो, वो बात। तो जो ब्रह्मांड को विभिन्न तत्व और क्रियाओं का परिणाम मानता है, ऐसा नहीं है कि हमने बस सोच रहे हैं, हम कोई एक्टिविटी भी कर रहे हैं, हम कुछ कार्य भी कर रहे हैं। भौतिक संसार, ये जो दौलत, शोहरत, पैसा, ये सब सत्य है इनके हिसाब से प्रैग्मेटिज्म की तरफ से। अमेरिकन तो देखिए कहते हैं ना कि हमारे पास ये BMW है, ये बड़ी वाली लंबरगिनी है, इतने डॉलर्स कमा रहे हैं, ये हेलीपैड खरीद लिया, तो वो भौतिक वस्तुओं में लगे हुए हैं अमेरिकन, है ना। एप्पल वगैरह, उसके आईफोन, आईपैड्स, तो वो उस पाश्चात्य संस्कृति में वस्तुएं बड़ी महत्व रखती हैं। तो भौतिक संसार उनके लिए, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो सत्य है। कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, यानी मतलब कि सत्य, अहिंसा, मूल्य, इनकी बातें वो नहीं कर रहे, ठीक। ईश्वर के बारे में भी इन्होंने कोई विचार नहीं रखा कि भगवान है या नहीं है, कैसा है, दिखता कैसा है, क्या उसने, भगवान है तो क्या कैसे पा सकते हैं, कोई नहीं उसकी बात भगवान जी की, क्योंकि उनके लिए तो देखिए आज की जरूरत क्या है, आज की जरूरत से जो समस्या समाधान होगी वही सत्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है, यानी अपने को मिले सुख, जिसे सामाजिक जीवन जीने अर्थात सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए सुख यानी कि अब ये सुख जो है ऐसा सुख नहीं, जैसे कि अगर हमने फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ा था कि जो हमारे अंदर छुपा हुआ इट होता है, यानी काम वासना युक्त होता है, कि सारे मतलब जो सुख प्रिंसिपल पे काम करता है, वैसा सुख की ये बात नहीं कर रहे, कि कह रहे हाँ सुख जरूर हो, मगर सोशल नॉर्म्स के, यानी सामाजिक प्राणी है बंदा, तो उस दायरे में रहकर अपने जिम्मेवारी, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य निभाते हुए जो है सुख जो मिले वो सही है। ऐसा नहीं कि बस अपना अपना बन जाए बात और बाकी सबको जो है मार दो काट दो, वो भी नहीं है, ठीक है। चलो भाई चालू लाइव क्लास में पहले अब आ गया हमारा प्रयोजनवाद में हमने तीन बातें कर ली। एक्सियोलॉजी यानी मूल्यों की बात, यानी मूल्य मीमांसा। एक हमने की थी रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, ठीक है, वो कहलाता है आपका मेटाफिजिक्स। और एक कहते हैं ज्ञान क्या है, तो वो होती है एपिस्टेमोलॉजी। तो ये तीनों क्या है, प्रैग्मेटिज्म के बारे में क्या कहते हैं, आइए उसको जानते हैं। एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा ये कहती है कि कोई भी स्टैंडर्ड, परमानेंट और इटर्नल वैल्यूज नहीं है कि जो एक बार मूल्य बन गए भाई वही चले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं समाज बदल रहा है, जरूरतें बदल रही हैं, तो मूल्य स्थायी कैसे हो सकते हैं। रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग एंड कंटिन्यूअली चेंजिंग, यानी वास्तविकता लगातार बदल रही है। वास्तविकता आज की ये है कि फोन एक बिल्कुल आवश्यक तत्व हो रखा है। सुबह जो है फोन ना दिखाई दे, सुबह उठते ही सबसे पहले चीजें क्या देखते हो, ठीक है, क्या देखते हो, फोन की तरफ भागते हो ना। आज से 20 साल पहले नहीं भाग रहे थे, तो रियलिटी चेंज हुई है ना। तो यही वो कह रहे हैं प्रैग्मेटिज्म की रियलिटी रोज बन गई। क्या पता आज से 20 साल बाद हम जैसे उठेंगे, ठीक है, हम उठे ही है ना, भगवान हमें उठाना ले, हम उठे ही, वो ज्यादा सही है, ठीक है। तो उस टाइम जो वास्तविकता होगी वो काफी अलग होगी आज से 20 साल बाद, है ना। तो रियलिटी स्टिल इन मेकिंग एंड कंटिन्यूअली चेंजिंग, रोज बदल रही है, ठीक है। हाँ, तो आप भी कुछ रहेंगे आप ये। तो भाई आगे अगर हम करें एपिस्टेमोलॉजी, ये कहलाती है यानी ज्ञान की बात। फंक्शनल नॉलेज यानी जो कार्य काम करे ऐसा ज्ञान सही है, ठीक है, डूइंग काम करना चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए। और टेंटेटिव है नॉलेज, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गई तो वही बनी रहेगी, वो चेंज हो जाएगी समय के अनुसार, कंडीशन के अनुसार। नॉलेज इज गेन बेस्ट थ्रू इंप्लाइंग एक्सपीरियंसेस, थॉट्स टू प्रॉब्लम, ज्ञान विचारों को, समस्याओं के प्रति अनुभव व विचारों को लागू करके सर्वोत्तम जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट बंदे हैं जिन्होंने इस पे काम किया, एक तो थे जॉन डुई, जिसपे बहुत फेमस है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहलाते हैं ये, ठीक है, लिख लेते हैं। और इनके ऊपर तो आपने देखा ही होगा, सीटेट में भी बहुत क्वेश्चन आता है। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो जॉन डुई कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य देती है, यानी कि एबिलिटीज है हमारे अंदर, ठीक है, ठीक है, उन सब एबिलिटीज को जो है कितना हम उनमें कितना बेटर कंपिटेंट बन सकते हैं, उस चीजों में हेल्प करती है, ठीक। ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज एंड थियरी ऑफ रियलिटी। जेम्स प्रेट ने कहा कि भाई जो हमारा प्रैग्मेटिज्म है, प्रकारवाद है, वो जो है थियरी ऑफ ट्रूथ ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की सत्यता क्या है और रियलिटी क्या है उसके बारे में बताती है। इसकी अपनी डेफिनेशन थी, उसकी अपनी डेफिनेशन। अब इसके हम सिद्धांत कर लेते हैं, ठीक है। जॉन डुई के बारे में समझाते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है। ये कह रहा है कि जैसे कि नीलम, तुम्हारे अंदर कुछ योग्यताएं हैं, तो एजुकेशन क्या है कि तुम्हारी उन योग्यताओं का विकास जो उसमें पर्यावरण पर नियंत्रण रखने, यानी कि आप उन योग्यताओं से फिर एनवायरमेंट को कुछ कंट्रोल कर पाओ, और साथ के साथ जो आपकी संभावनाएं हैं कि आप इस क्षेत्र में बढ़िया कर सकते हैं, आपके अंदर अंदर ये दक्षताएं हैं, तो उन दक्षताओं में महारत हासिल कर पाओ, उन कॉम्पिटेंसी को बढ़ा पाओ समाज में रहते हुए, तो उसके लिए शिक्षा मददगार होती है, ठीक है। आगे चलो, बहुत सही साक्षी।
प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि अब हम सिद्धांत करते हैं प्रैग्मेटिज्म के। जैसे मैंने कहा कि सच बदल रहा है, ठीक है, सच के मायने बदल रहे हैं, तो ट्रुथ अपने आप में डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। सत्य प्रकृति में गतिशील है और यह बदलता रहता है। तो इसलिए कोई इटर्नल वैल्यूज यानी कि हम बोले सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक मूल्य यही है, तो ये वो बात नहीं करते। रिलेशनल एंड कंटेक्चुअल एट टाइम्स एज इट इज फॉर्म्ड बाय द रिजल्ट इट गिव्स, यानी कि अगर हम देखें कि प्रैग्मेटिज्म कहता है कि सत्य जो है वो हमारा रिलेशनल है, सांदर्भिक है। जो चीज आज मेरे लिए सत्य है, जो चीज मान लीजिए कि अगर हम बोले कि यूटिलिटी बेस्ड, अगर हम बोलते हैं नोटबंदी पे जाते हैं, ठीक है, नोटबंदी जब हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो उस टाइम एक एक नोट के लिए, थोड़े से पैसों के लिए जो लाइनों में लगना वो सत्य था। मगर क्या आज इतने साल बाद उतने से नोट के लिए लाइन में लगना वो सत्य है? नहीं है। तो सत्य जो है, तो उस टाइम नोटों के लिए हुई मारामारी, ये जो सेंटेंस है वो उस संदर्भ के लिए सही था, मगर आज तो नहीं, आज तो डिजिटल मनी भी इतना हो गया। तो सत्य जो है वो रिलेशनल है, सांदर्भिक है, क्योंकि वो बना होता है रिजल्ट्स जो कि वो देता है उसके आधार पर। ठीक, द मोटिव फोर्स फॉर ऑल द ट्रूथ सीकिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, यानी कि हम सब चीजों का सत्य जानना चाहते हैं, यानी हाँ ठीक है भाई, 2016 में बिल्कुल सही लिखा है भाई जितेंद्र ने, ठीक। हाँ, आज जाना नहीं पड़ता, आज मोबाइल से सारे काम हो जाते हैं, बिल्कुल। अब देखिए बात ये क्या है कि जो मोटिव फोर्स है सारे सत्य को पहुंचने का, वो है भाई जीवन की प्रॉब्लम। जीवन में प्रॉब्लम है, ठीक है, द मोटिव फोर्स फॉर ऑल द ट्रूथ सीकिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम द मोटिव फॉर सर्च फॉर ट्रूथ डिमिनिशेस। मेरे सामने कोई समस्या है, ठीक है, मेरे सामने समस्या है कि मुझे मान लीजिए कि 1 घंटे में तैयार होकर जाना है, ठीक है। अब मेरे लिए उन्होंने ये कहा है कि सत्य ट्रूथ सीकिंग का ये मोटिव, जो जीवन की समस्याएं हैं उसको समाधान करना, वही सत्य को पाना है इनके लिए, ठीक है। जब वो समस्या समाधान हो जाती है, ठीक है, जब किसी ने कहा कि चल मैं छोड़ दूंगा, तो संजीवनी का मैं छोड़ दूंगा स्कूल जाते वक्त, तो समस्या समाधान, तो ट्रुथ भी मिल गया, मतलब सत्य भी मिल गया। तो बहुत लंबे चौड़े सत्य, पारलौकिक सत्य, इस दुनिया के परे के सत्य, ऐसी ये बात नहीं करते। दोबारा समझाता हूं, सत्य की खोज करने के पीछे जीवन की समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, ठीक है। अपने जीवन की समस्याएं लिखो एक बार, ठीक है। आप क्या क्या समस्या है? तो ये कह रहे हैं कि सत्य की खोज करने के पीछे जीवन की समस्या है, तुम सत्य की खोज कर रहे हो, चाहे मुझे नौकरी मिल जाए। और समस्या के समाधान के साथ जैसे ही तुम्हारी नौकरी लगी, सत्य की खोज का मकसद खत्म हो जाता है। ये बात कह रहे हैं, जैसे तुम्हारी नौकरी लगी, फिर तुम हमें कौन सी क्लास लगानी है, हमें नोट्स का क्या करना है, ठीक है, इनके हिसाब से ये बात है, ठीक। अलग जाए अब बस, अब बिल्कुल वही मैंने आज तुमसे रिलेट करके समझा दिया। समाज के सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल है। जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली ह्यूमन एज अ सोशल बीइंग, सोशल फंक्शनरी, समाज में फंक्शन करने वाला बंदा, सामाजिक उपयोगी हो, यूटिलिटी बेस्ड करिकुलम हो, जरूरतों पर आधारित हो, तो भाई ऐसा बंदा आखिरकार समाज में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? जब वो सामाजिक हो, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता हो, यानी भाई अपनी अपनी ना चलाए, औरों की भी सुन ले, खुद भी नियम में बंद कर चीजें करे, ठीक है, वह लंबे समय तक उपयोगी और व्यवहारिक नहीं होगा, वो गायब हो जाएगा। कोई भी सत्य, इसका एग्जांपल दो भाई, कोई भी सत्य जो समाज के लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक, वह लंबे समय तक उपयोगी और व्यवहारिक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये तो सोशल यूटिलिटी बेस्ड कोई भी सत्य मान लेते हैं, जैसे कि हम मान ले कोई एक ऐसा विषय जो कि पहले पढ़ाया जाता था अब नहीं पढ़ाया जा रहा, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लो, वीडियो अब ठीक है भाई, हाँ नैतिक बहुत शिक्षा। सही। तो भाई देखो, एनी ट्रूथ फाउंड नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी विल नॉट बी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल जितेंद्र ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, ताली बजा दो इसके लिए। जैसे नैतिक शिक्षा थी, पहले हर किताब के नीचे या हर कहानी के नीचे नैतिक शिक्षा दी जाती थी। आज का शिक्षण शास्त्र कहता है कि भाई नैतिक शिक्षा नहीं देनी, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत ज्यादा सुक्तियों भरी दीवारें हैं, जो पहले हुआ करती थी अब वैसी नहीं है, क्योंकि क्या कहा कहता है एनसीएफ 2023 कि भाई एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 अनुशंसा करता है कि बच्चा खुद से मूल्य बनाएगा अपने हिसाब से, अपने संदर्भ से। तो आपको जो है वो रटकर या फिर पहले से उसे स्वनिर्मित मूल्य नहीं देने। तो यही बात है, कोई भी सत्य जो समाज के लिए फायदेमंद नहीं है वह लंबे समय तक उपयोगी और व्यवहारिक नहीं होगा। एक और एग्जांपल देती हूं, जैसे व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है कि बच्चों को डांट के पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ, ठीक है, उसको टॉफी देके पढ़ा लो, है ना, मगर आज की डेट में वो जो है वो आउट ऑफ डेट हो गया है। तो लंबे समय तक वो उपयोगी और व्यवहारिक नहीं होगा, और धीरे धीरे इस पेडागोजी, इस अप्रोच को हम धीरे धीरे देखिए पढ़ना ये रिडंडेंट हो जाएगी, और आने वाले समय में इसको देखिए फिर पढ़ाया भी नहीं जाएगा। आप देख भी रहे हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं। आज से 15-20 साल पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अगर पेपर होते थे उसमें थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह बहुत पूछे जाते थे, मगर आज इनका पूछा जाना धीरे धीरे बिल्कुल कम होता जा रहा है। मैंने कहा ना, धीरे धीरे लंबे समय तक वो चीजें उपयोगी और व्यवहारिक नहीं रहेंगी, यही बात है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई, हाँ ठीक। अब आ गया हमारा शिक्षा के उद्देश्य क्या है प्रैग्मेटिज्म के अनुसार। जीवन का उद्देश्य जीवन में बदलाव के साथ बदलता रहता है, जीवन बदलता रहता है, जीवन में नई नई चीजें आ रही है, तो हमारे उद्देश्य भी बदलते रहते हैं। पहला उद्देश्य है शिक्षार्थियों में उनके सामाजिक परिवेश को समझने, अनुभव करने और समाज के आदर्शों को तय करने की क्षमता को विकसित करना। अल्टीमेटली सोशल बीइंग की बात की है, इंडिविजुअल की, ठीक है। तो भाई वो उसके अनुभव ले, समाज से करके देखे, ठीक है, इंटरेक्ट करे, उस चीज पर बल है। आसपास की गतिशील स्थितियों के बारे में पता होना और उन्हें समझना और उनके अनुकूल बनना, अंडरस्टैंड करना डायनामिक सिचुएशंस ऑफ द सराउंडिंग्स। डायनामिक सिचुएशंस, कोरोना काल आपको मोबाइल से पढ़ना है, ठीक है। जो ये चीज समझ गया आप में से, तो वो तो ऑनलाइन शिक्षा से पढ़कर नौकरी लग गया। जो बोला नहीं मैं तो ऑफलाइन में ही पढ़ूंगा, तो वो उस चीज को नहीं समझा, अडॉप्ट नहीं किया उसने अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो रेस में पीछे रह गया। तो यही कह रहा है प्रैग्मेटिज्म कि आसपास की गतिशील स्थितियों के बारे में पता होना, उन्हें समझना और उसके अनुकूल जो है वो बनाना। डेवलप करना सोशल स्किल्स लर्नर्स के अंदर, यानी जो अधिगमकर्ता हैं उनके अंदर जो हमारे सामाजिक कौशल होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो विकसित करना। जीवन में क्योंकि स्वयं के लिए संतोष और खुशी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए इन्होंने सोशल बीइंग की बात बिल्कुल की साथ के साथ इंडिविजुअल, जब हम चीजों को खोजते हैं, समस्या समाधान करते हैं, करके देखते हैं, तो हमें बहुत संतोष होता है और खुशी होती है। तो इंडिविजुअलिटी को ऐसा नहीं है कि सोशल उसके लिए मार दिया गया है, मगर बात यह है कि हमें एक सोशल संदर्भ में रहते हुए अपना होलिस्टिक, अपना सब कुछ पूरा पाना, उसके लिए काम करना पड़ेगा प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, सारी बातें सुन रहा था, गुड। तो पाठ्यक्रम कैसा है करिकुलम प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करें, यूटिलिटी बेस्ड यानी उपयोगिता आधारित होगा, बेस्ड होगा बच्चे के इंटरेस्ट, अनुभव पर आधारित होगा, और इंटरडिसिप्लिनरी, ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट अलग पढ़ा रहे हो, एक अलग सब्जेक्ट के बीच में आपस के जुड़ाव जो है उनको ध्यान में रखकर आपको पढ़ाना है, ठीक है। आगे शिक्षण विधि, मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें प्रैग्मेटिज्म में, तो इसके हमारे दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष ये कहता है कि बच्चे की रुचि, झुकाव, दृष्टिकोण और उसकी क्षमता का ध्यान में रखकर हमें पढ़ाना है। वर्तमान संदर्भ से यानी जोड़कर आप पढ़ाइए, रिलेट करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को, एक्टिविटी मेथड को, क्रिया विधि को प्राथमिकता दी है। ज्ञान सीखने वाले के लिए एक इकाई के रूप में है जो अनुमान लगाता है या संबंधित है, इसलिए यूनिटरी मेथड ऑफ टीचिंग, इस पर भी इन्होंने बल दिया है। सोशल एस्पेक्ट क्या है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट को तो फोकस करना ही करना है, साथ ही साथ सोशल एस्पेक्ट। भाई टीचिंग मेथड ऐसे हो जो सराउंडिंग से कनेक्ट करते हुए पढ़ाएं, समस्या समाधान विधि का यूज कीजिए, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जॉन डुई के स्टूडेंट ने दिया है, वो है आपका प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जो कि दिया था किला पिट्रिक ने, तो भाई उसको ध्यान में रखकर पढ़ाइए, ठीक।
रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर्स। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ ईवीएस, ठीक है, अब मैं ईवीएस पढ़ाते हुए सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट को भी बीच में ला रही हूँ, साइंस के भी, पर्यावरणीय शिक्षा के भी, मतलब एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है और उन संबंधों को मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाता है, ठीक है। हाँ, इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। हाँ, मल्टीपल तरीके से पढ़ाना नहीं होगा, वो मल्टीपल तरीके से नहीं, जो मल्टीपल पॉइंट्स जो उसके अलग अलग विषयों के उसके आ सकते हैं तो वो आप पिन पॉइंट कर देते हैं, तो ये कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। चलो भाई, बहुत सही। हाँ, बहुत सारी गुड़िया जो है शादीशुदा हैं और पढ़ रही हैं सुबह सुबह। आगे है भाई हमारे शिक्षक जो है भाई, वो सूचना प्रदान करता नहीं होगा यहाँ पे कि मतलब चलो आदर्शवादियों की तरह मैं बताऊंगा सब कुछ मैं हूँ, ऐसा नहीं है। टीचर जो है वो यहाँ पे सुगम करता है, प्रोजेक्ट देता है तो भाई वो उनको अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, गाइड करता है अधिगमकर्ता को ताकि वो अपने ज्ञान की खुद रचना कर ले। अधिगमकर्ता को समस्या समाधान के प्रति अवेयर करता है, एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें अधिगम हो सके। एक्टिव होता है, ऑब्जर्व करता रहता है कि बच्चे के साथ जो है बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। अधिगमकर्ता कैसा होना चाहिए प्रैग्मेटिज्म के अनुसार, ठीक। क्या समझ में नहीं आया, दोबारा क्या बताऊं अमित? रनर्स प्रैग्मेटिज्म के अनुसार ऐसे होते हैं जो कि हमारी नीड और डिमांड जो है सोसाइटी की उसके अनुसार काम कर पाएं, ताकि उनका सेल्फ डेवलपमेंट भी हो और सोशल संदर्भ में रहते हुए, सामाजिक परिवेश में रहते हुए वो अच्छा फंक्शन कर भी पाए। इनको थोपी गई अपेक्षाओं से हमें मुक्त रखना है। सर्वांगीण विकास हो, समाज के लिए वो उत्पादक हो, यूटिलिटी बेस्ड हो, प्रोडक्टिव हो, समाज में कुछ जोड़कर कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर पाए, ऐसे। अब ये आ गया हमारा चार्ट, इसको ध्यान से देख लीजिए। ऐसा ही आपको चार्ट इंग्लिश मीडियम वाले तो सेम ऐसा बना सकते हैं, हिंदी वाले जो अभी पीछे शब्द लिखे उससे हिंदी को इसको कर लें, ठीक है। देखो, प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, अल्टीमेट रियलिटी क्या है जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि कर सकते हैं, वही सत्य है। अब यहाँ पर एक सत्य की बात नहीं है तो बहुत सारे सत्य हो जाएंगे, तो यहाँ ये है प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट यानी बहुवाद। प्रिंसिपल क्या है कि भैया भगवान में कोई विश्वास नहीं रखते, नो बिलीव इन गॉड। वैल्यूज चेंजेबल है, समय के अनुसार बदल जाती हैं। मूल्य, पावर ऑफ मैन यानी आदमी की ताकत सुप्रीम है, प्रकृति वगैरह की यहाँ पे बात नहीं है। एजुकेशन एक लाइफ है, जिंदगी है और एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रहकर बंदा शिक्षा लेता है। बंदे जिन्होंने इस पर काम किया है वो है आपके पियर से विलियम जेम्स, ठीक है, जिसने फंक्शनलिज्म कहा इसे, शिलर, जॉन डुई और किलापेट्रिक। एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सेल्फ सफिशिएंट बनना, यूटिलिटी यानी आपका यूटिलिटी जैसे कि जिसे अपना फायदा हो, ठीक है, वो चीज जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है। और जो भार मटेरियल है यानी जो वस्तु है, जो भार है मटेरियल जगत, वो सत्य है। एडजस्टमेंट की बात की गई है और कोई पहले से प्री फिक्स एम की यही एम लेके चलनी है, इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि एम जुड़ी हुई होती है हमारी जिंदगी से और जिंदगी में हमारे जैसे समय बदलता है तो हमारी एम्स भी बदलती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी की जगह कोई रह रहा है वहाँ पे बाढ़ आ गई तो उसके लिए उस टाइम रोटी सबसे महत्वपूर्ण है, उसको नैतिक शिक्षा से उसका पेट नहीं भरेगा। तो ये वही कह रहे हैं कि कोई एक फिक्स एम नहीं होती कि नैतिक शिक्षा ही दो, उस टाइम की जरूरत है उसके लिए रोटी, तो वो रोटी के लिए काम करेगा, ठीक। आगे पाठ्यचर्या ज्यादा फोकस है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट्स में, ज्यादा प्रोविजन है जीवन के अनुभवों को जोड़ना और इंटीग्रेटेड समेकित इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषयक उपागम से आपको पढ़ाना है। करके सीखना, चीजों को कोरिलेट करके पढ़ाओ, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाओ और परियोजना विधि का प्रयोग करो। टीचर गाइड है, गतिविधि उपलब्ध कराता है बच्चों को। अनुशासन कैसा होगा? सामाजिक अनुशासन, जब गतिविधियां करेंगे तो आपस में एक दूसरे को, कोई कहेगा कि अरे भाई चुप हो जा, काम करने दे, ये कर लेते हैं, ऐसे। स्कूल क्या है? सोसाइटी का एक मिनिएचर फॉर्म है और लेबोरेटरी है जहां पर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, उस तरीके की एक ये सोच है। तो सब तैयार हो? आज हमने किया प्रकार्यवाद, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी और चार्ल्स सैंडल पियर्स इसमें इन्होंने इसको दिया था, ड्राइव किया था। और ये किन शब्दों से व्यवहारिकतावाद और उपयोगिता गतिविधि या किया गया कार्य यानी कि प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ है। देन हमने प्रयोजनवाद के बहुत सारे रूप देखे। जॉन डीवी एंड जेम्स बी प्रीट की डेफिनेशन, फिर हमने इसके सिद्धांत देखे। सिद्धांत देखने के बाद हमने इसके एम्स देखे एजुकेशन में प्रैग्मेटिज्म के। देन करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स कैसे होने चाहिए। देन हमने शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका देखी। देन लर्नर कैसा होना चाहिए हमने देखा। देन हमने ये फ्लो चार्ट से इसको पूरा किया।